कुछ समय से मैं ईसाई युग की शुरुआत में मिस्र में मौजूद अजीबोगरीब स्थिति पर विचार कर रहा था। अलेक्जेंड्रिया शहर पूरी पश्चिमी सभ्यता के लिए शिक्षा का महान केंद्र बन गया था। अलेक्जेंड्रिया की स्थापना सिकंदर महान के समय हुई थी और ये ग्रीक परी और टॉलेमीज के प्रभुत्व में था, और ये प्रभुत्व क्लियोपेट्रा की मृत्यु तक जारी रहा और फिर रोम ने इसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में जबरदस्त रुचि लगभग अतुलनीय ज्ञान के संचय के आसपास विकसित हुई, जो वहां एकत्रित थी। व्यावहारिक रूप से मनुष्यों के हर क्षेत्र में अनुसंधान का विकास हुआ और अलेक्जेंड्रिया के वातावरण में प्रगति हुई। अलेक्जेंड्रिया पूर्व और पश्चिम में कारवां मार्गों पर एक शहर था। यहाँ पूर्वी सिद्धांत और ग्रीक या लैटिन सिद्धांत एक बहुत ही अजीब भ्रम में एक साथ मिल गए। ईसाई धर्म के उदय के बाद ईसाई धर्म और यहूदी धर्म दोनों का अलेक्जेंड्रिया में मजबूत पकड़ था, और ये कहना सुरक्षित है कि मिश्रित भालू प्राचीन काल के कम से कम 1 दर्जन या 20 महान धर्मों और दर्शनों से बना था। ये सीखने का एक अद्भुत और अनूठा केंद्र था। इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक था, अलेक्जेंडरियन परिसर और वो पुस्तकालयों की महान संरचना थी। अलेक्जेंडरियन पुस्तकालय प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध थे और शायद प्राचीन काल में इकट्ठे हुए सबसे बड़े थे। पीएम का सेट और प्रोटियम में प्राचीन दुनिया के ज्ञान से युक्त 10 लाख से अधिक पांडुलिपियां, गोलियां और पपीरस शामिल थे। जब इन पुस्तकालयों को बेरमी से नष्ट कर दिया गया था, मानवता शायद उससे अधिक ज्ञान से वंचित हो गई थी, जिसका हम कभी एहसास या सराहना नहीं कर पाएंगे। इन पुस्तकालयों के विनाश ने अलेक्जेंड्रिया के ज्ञान के स्रोत के बारे में हमारे ज्ञान को भी बंद कर दिया। ये काफी संभव है कि कई विचार, विश्वास और सिद्धांत जिन्हें हम अब मानते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में आविष्कार किए गए थे, वास्तव में महान शोध पुस्तकालयों से प्राप्त हुए थे और इसलिए उनका एक ठोस पदार्थ था। लेकिन पदार्थ गायब हो गया है और केवल बाद की किंवदंतियां और दंतकथाएं बची हैं। उदाहरण के लिए ये जानना दिलचस्प है कि ईसप की दंतकथाओं का पहला और प्रमुख व्याख्याकार अलेक्जेंड्रिया में रहता था। हमने ये भी सीखा कि उस समय के ज्ञान के संरक्षकों में से एक नायक से अलेक्जेंड्रिया ने पहली लॉट मशीन का आविष्कार किया था। हर्मेटिक सोच की पूरी संरचना और हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस की कहानी अलेक्जेंड्रिया में उत्पन्न हुई, और हम ये भी जानते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के लोगों में भविष्यवाणी की काफी समझ रही होगी। यहीं पर सिबिलिन पुस्तकों का विकास हुआ, जिसमें दुनिया के भविष्य की भविष्यवाणी की गई। ये अलेक्जेंड्रिया का टॉलेमी था, जिसने दुनिया को खगोल विज्ञान दिया और ज्योतिष के उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां प्राणी उद्यान थे, मछलियों के लिए शब्द थे, जानवरों की रक्षा के लिए भंडार थे। ये लगभग वो सब कुछ था जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और अलेक्जेंड्रिया की सीमाओं के बाहर बहुत दूर नहीं था। पिरामिडों का महान समूह इस समय तक दुनिया के अजूबे बने रहे होंगे। पिरामिडों के बारे में वास्तव में बहुत कम जानकारी है। समकालीन अभिलेख बहुत कम है। उनका उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस द्वारा किया गया था, लेकिन अधिकांश भाग के लिए किसी ने भी इन महान स्मारकों के निर्माण के आसपास की परिस्थितियों की जांच करने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई। आज तक हम वास्तव में नहीं जानते कि वे क्यों बनाए गए थे, जब वे बनाए गए थे, और ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने इतने लंबे समय तक मानव सोच को आकर्षित करना जारी रखा है। पिरामिडों की खोज की शुरुआत ये महसूस करने से होती है कि पिरामिड निर्माता मानव समाज के विकास में एक अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिरामिड कई अलग अलग स्थानों पर बनाए गए थे। शायद पश्चिमी गोलार्ध में सबसे दिलचस्प समूह में से एक एस्टेक और माया संस्कृति के पिरामिड टावर और मंदिर। कुछ साल पहले मध्य चीन में विशाल पिरामिड खोजे गए थे, और हम जानते हैं कि बेबीलोन और खाल्दिया के जिगुराट सभी इस महान पिरामिड निर्माण योजना का हिस्सा थे। समय के साथ पिरामिड में काफी बदलाव आया। शुरुआत में ये एक टीला था, और सबसे प्रारंभिक उदाहरण में अभी भी टीले का रूप था, और ये अभी भी जावा में महान स्मारकों में पाए जाते हैं। बुद्ध का बॉर्डर, जो शायद अब तक बचे हुए सबसे शक्तिशाली और आकर्षक धार्मिक स्मारकों में से एक है। रंगून में श्वेडागोन, इंडोचीन, कंबोडिया और लाओस के खमेर संस्कृति के महान शहर, इन सभी में पिरामिड संरचनाएं हैं जो उनके लिए विशिष्ट है। पिरामिड ग्राफिक कला में और तिब्बत, मंगोलिया, बाउटन के कोरिया, चीन और जापान के मंडलों में भी संक्षिप्त या अन्यथा दिखाई देते हैं। पिरामिड का डिजाइन अक्सर होता है, और ये एक महान ध्यान चित्र का आधार दर्शाता है। इसने कुछ विद्वानों को ये मानने के लिए प्रेरित किया है कि पिरामिड ध्यान के प्रतीक थे, कि वे व्यक्ति को ये याद दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए थे कि मानव जाति के सभी लौकिक और परिवर्तनशील पैटर्न के अंतर्गत एक रहस्यमय वास्तविकता थी। इस क्लिप में इयान संवाद हेमीज इस तथ्य का वर्णन करता है कि एक अर्थ में ये इमारतें दैवीय शक्ति के स्मारक थे। वे उन समय और उन विचारों के साक्षी थे जब देवता मनुष्यों के साथ चलते थे। वे एक पारंपरिक विरासत का हिस्सा बन गए,
और यदि हम प्लेटोनिज्म के रूप में नव स्थानों का अध्ययन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो देवता मनुष्यों के साथ चलते थे वे वास्तव में मनुष्यों में देवता थे। ये अंतर्दृष्टि का एक दिव्य स्तर था जिसके परिणाम स्वरूप महान वास्तुशिल्प प्रतिक्रिया हुई जिसे हम पिरामिड के रूप में जानते हैं। वास्तव में उनके आसपास की परिस्थितियों ने हमारी कल्पना को चुनौती दी। हम जानते हैं कि जिसने भी गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया था वो खगोल विज्ञान से अच्छी तरह परिचित था। उसे सौर मंडल और ब्रह्मांडीय योजना के सभी आश्चर्यों का पूरा ज्ञान था जो आकाश में घूमने वाले निकायों और वस्तुओं के माध्यम से प्रकट हुए थे। वो पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बीच की दूरी जानता था। वो विषुव के पूर्वगमन को जानता था। उसने तारा समूहों के महत्व को महसूस किया। वो पहले से ही राशि चक्र के डेकहैंड्स और डोडेका शूरवीरों को जानता था। ये चीजें दुनिया की उस स्थिति की सामान्य अवधारणा में फिट नहीं होती है। जब पिरामिड का निर्माण किया गया था एकमात्र संभावित उत्तर इस स्तर पर है। स्मारकों के निर्माता जो अनुपात और गणित जानते थे और उन्होंने पाइथागोरस और यूक्लिड के ज्ञान को गहराई से आत्मसात किया था। लेकिन यह भी पूर्ण विवरण नहीं है, बल्कि ये निर्धारित करना लगभग असंभव है कि यह जबरदस्त काम कैसे किया गया था। हमारे पास जो विचार है वो बहुत ही पुराना है। उन्होंने सोचा कि शायद वे मिस्र में दास श्रम के परिणाम स्वरूप बनाए गए थे। ये बात सही नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। उन स्मारकों में शामिल काम की मात्रा बस कल्पना से परे है। इसके अलावा उन्हें एक कौशल और उपकरणों के एक समूह की आवश्यकता होती है जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। प्राचीनता ने बहुत पहले अलेक्जेंड्रिया में बहुत से लोगों को अपने वश में कर लिया था और अभी हाल ही में यहाँ भी इस अलौकिक परिकल्पना पर वापस आ गए हैं। जब हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई चीज कैसे की गई थी तो हम ये विश्वास करने लगते हैं कि ये जादू या किसी अलौकिक शक्ति या बल द्वारा किया गया होगा। चीनियों ने लंबे समय से ये विश्वास किया है कि उनकी महान दीवार देवताओं द्वारा बनाई गई थी। वे ये नहीं मानते थे कि किसी मनुष्य ने इसे बनाया होगा। और ये स्वाभाविक ही है कि जब हम किसी ऐसी चीज के सामने आते हैं जो हमारी अपनी क्षमताओं से परे होती है तो हम आश्चर्य करने लगते हैं कि क्या कुछ अजीब गूढ़ साधन शामिल थे। जैसा कि ईस्टर द्वीप पर मूर्तियों के मामले में और कई अन्य ऐसे प्राचीनता के अनसुलझे रहस्यों के मामले में है। इस अलौकिक सिद्धांत पर वापस आना एक हद तक आरामदायक है, लेकिन ये हमें गंभीर जटिलताओं में ले जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र और उस काल के अन्य राष्ट्र गूढ़वादी थे। हम जानते हैं कि उनके पास अपने समय से बहुत आगे प्राकृतिक कानून का ज्ञान था और हमारे समय से बहुत आगे प्राकृतिक कानून के उपयोग की जिम्मेदारी थी। इन लोगों को पहले से ही खोजी गई सार्वभौमिक योजना की विशालता और अखंडता के लिए गहरी सराहना थी हजारों साल पहले। जैसा कि आप बिना कष्ट के प्राकृतिक नियम को नहीं तोड़ सकते, उन्होंने कभी भी उस अजीब प्रकार के अहंकार को विकसित नहीं किया था जो हमें अक्सर ये मानने के लिए कहता है कि ईश्वर अपने उद्देश्यों और योजनाओं के देखभाल के लिए हम पर निर्भर है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने महसूस किया या विश्वास किया कि वे एक अनंत वास्तविकता के सेवक थे। अब नए अलेक्जेंडरियन मिस्टर के विकास में हमारे पास एक दिलचस्प बिंदु है जो प्रो कसावट और फोकस द्वारा सामने लाया गया है, अर्थात रहस्यवाद, जो कि संकायों का आंतरिककरण है और जो व्यक्ति के भीतर कुछ गूढ़ शक्तियों को मुक्त करता है, वास्तव में लगभग हमेशा कम भाग्यशाली स्थिति को भी जन्म देता है, और वह है मानसिक घटना। रहस्यवादी जीवन के मानसिक कारकों में विश्वास करने के लिए किसी और की तुलना में अधिक इच्छुक होता है, और क्योंकि ये स्थिर होते हैं और क्योंकि उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कल्पना के भीतर उठते हैं, मनोविज्ञान कठिनाइयों की ओर ले जाता है, जबकि रहस्यवाद आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर ले जाता है। वे एक ही चीज नहीं है। 820 ई में बगदाद से खलीफा अल मामुन महान पिरामिड का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को मिस्र लाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक किंवदंती थी कि पिरामिड को रहस्यमयी दानवों ने बनाया था, जिन्हें छाया कहा जाता था। उन्होंने पिरामिड के भीतर एक महान खजाना दबा रखा था और उसे राक्षसों, दानवों और सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित किया था। एक मामा खुद इसका अध्ययन करना चाहता था और वह भी उस खजाने को पाने के लिए बहुत उत्सुक था, जो संभवतः पिरामिड के भीतर कहीं था, ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। वफादार जो बगदाद से अपने साथ कामगारों को लाए थे, ये कामगार अच्छे मुसलमानों के साथ थे और हम भी खलीफा के ईमानदार और वफादार सेवक हैं। लेकिन इसी तरह उन्हें ये उम्मीद करने के लिए प्रेरित किया गया था कि यदि खजाना मिल गया तो उन्हें लाभ होगा। वास्तव में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ऐसा ही होगा, और एक दिन 9वीं शताब्दी की शुरुआत में खलीफा वेल्ड ममून महान पिरामिड के चेहरे और आधार पर खड़ा था। ये एक चमकदार सतह थी। सभी शीर्ष पत्थर अपनी जगह पर थे। चारों तरफ कहीं भी कोई निशान या खुलापन नहीं था। ये इतनी अच्छी तरह से ढका हुआ था
कि ये सूर्य को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता था। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सभी तरफ सूर्य की रोशनी से चमकते और चमकते थे और केवल उत्तर की ओर मौन और अंधेरा था। मेरा चंद्रमा संरचना से पूरी तरह अभिभूत था। 400 फीट से अधिक ऊंचाई ब्लॉकों की सीढ़ियों की एक श्रृंखला, सब कुछ चिकना था। प्रत्येक स्तर को ठीक से कटे हुए पत्थरों से ढका और सतह किया गया था, इतने सही ढंग से कि उनके बीच की जगह में चाकू का ब्लेड डालना संभव नहीं था। यह भी माना जाता है कि इस काम का अधिकांश हिस्सा बिना किसी सीमेंट के किया गया था, क्योंकि पत्थरों की फिटिंग इतनी सही थी। कभी कभी 9वीं शताब्दी के बीच, और अब ये सभी आवरण पत्थर गायब हो गए हैं। 6 को छोड़कर 6 पत्थर बचे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि मूल रूप से इमारत का पूरा सामना क्या था। ये पत्थर बहुत बड़े हैं, सैकड़ों या शायद हजारों पाउंड के हैं, और वे अभी भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये सब उनका उठाव है, बाकी सब भगवान का है। अब हमें बताया गया है कि उनका उपयोग संभवतः काहिरा शहर में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए किया गया था। उनका उपयोग मुसलमानों के लिए महलों और मस्जिदों को बनाने के लिए किया गया था, और धीरे धीरे महान पिरामिड को निर्माण उद्देश्यों के लिए आधार सामग्री के स्रोत के रूप में खदान में बदल दिया गया था। हालांकि ये एक प्रश्न का उत्तर देता है जिस पर हमें विचार करना होगा। पिरामिड के किनारों पर जमीन से काफी दूरी पर कुछ निशान हैं, जिन्हें पानी के कटाव का संकेत माना जाता है, और यह विचार है कि पिरामिड किसी समय या किसी अन्य समय में कम से कम पानी में डूबा हुआ था। यदि मामा के कथनों पर 2/3 विश्वास किया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है। साथ ही ये अधिक संभावना है कि ये चिन्ह, ये निशान जो वारम कटाव जैसे दिखते थे, वास्तव में रेत के विस्फोट है, जो दीवारों पर रेत के उड़ने का परिणाम थे, जब कैपिंग पत्थर और सामने वाले पत्थर हटा दिए गए थे। इसलिए तथाकथित जोड़े गए जलोढ़ की तिथि की संभावनाएं अटकले ही बनी हुई है। हम नहीं जानते कि एक बात शायद अपरिहार्य है कि जिसने भी पिरामिड बनाए वो बहुत महान ज्ञान वाला था, और संभवतः दुनिया के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मैं मिस्र में था, तो मैंने एक फ्रांसीसी वास्तुकार से बात की जो मेरे साथ खड़ा थामहान घाट के नीचे, और उन्होंने कहा कि यदि ये इमारत बच नहीं गई होती, यदि आधुनिक दुनिया के पास इसके बारे में रिपोर्टों के अलावा ज्ञान के रूप में कुछ नहीं होता और इमारत का अस्तित्व जारी नहीं रहता, तो पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये विश्वास करेगा कि इसे कभी बनाया गया था। और ये कमोबेश स्थिति है। हमें इसे स्वीकार करने का एकमात्र कारण ये है कि ये वहां है, और जितना अधिक हम इसका अध्ययन करते हैं उतना ही कम हम इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक शोधकर्ताओं ने किंग्स चैम्बर के ऊपर दबाव कुर्सी स्थानों में कुछ चिन्हों को पाया है, जिन्हें दफन चेओप्स के शिलालेख का हिस्सा माना जाता है कि ये चेओप्स का कारतूस है। लेकिन जब आप कारतूस की तस्वीर देखते हैं तो वास्तविक को देखना मुश्किल होता है। स्थिति इतनी धुंधली और इतनी धुंधली है कि बहुत गंभीर संदेह हो सकता है कि जिस तरह से चेओप्स का इससे कोई लेना देना था। सबसे पहले एक गर्वित फेरेरो एक इमारत का मजाक उड़ाना चाहता था, जबकि उसके अपने कौशल का प्रमाण उन शिलालेखों को ऐसी स्थिति में नहीं रखता जहां उन्हें कभी पढ़ा नहीं जा सकता था, कभी देखा नहीं जा सकता था, और उस इमारत को पूरा करने की प्रक्रिया में लेकिन सबसे उनमें से कई विकृत या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसलिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भीड़ फेरेरो ने उन कक्षों में कुछ रखा हो जो हजारों सालों से सेंट के लिए भी नहीं मिल सका, और फिर केवल दुर्घटना से अधिकांश मिस्र के स्मारक स्पष्ट रूप से उनके मूल के कारतूस के साथ चिह्नित हैं। उनमें से कुछ ने पहले के कारतूस को भी हटा दिया है और इसके स्थान पर अपना खुद का रख दिया है। कारतूस एक अंडाकार लोजेंजर है जिसमें फेरियों का नाम है, इसलिए चेओप्स सिद्धांत बहुत कमजोर है। हालांकि ये अभी भी एक बेहतर की कमी के कारण चिपक गया है, और मुझे लगता है कि हमें इसका अध्ययन करने में जो असली चीज करनी है वो ये पता लगाना है कि क्या हम कर सकते हैं। इमारत का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे क्यों रखा गया था जहां ये है।